करेंगे हम। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आपको फिलहाल हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं और दो मेहमान जुड़ने वाले हैं। गौतम राणे साहब पीएसपी पार्टी के नेता है, उत्तर प्रदेश स्टूडियो से हमारे साथ ज्वाइन किया है, उनका बहुत बहुत स्वागत। गौतम राणे साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। शुभांकर भट्टाचार्य साहब तृणमूल कांग्रेस के नेता है, लेफ्ट की विचारधारा रखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत को गहराई के साथ देखते भी है, समझते भी है और उस पर बात भी करते हैं। और रामबाबू द्विवेदी थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और वेद भूषण शर्मा फॉर्मर एसीपी दिल्ली जो आईपीएस ऑफिसर है, उनके पास भी चलेंगे क्योंकि पुलिसिंग का मामला जो है वो काफी अहम है। सबसे पहले शुभांकर भट्टाचार्य साहब आप ही के पास आऊंगा। जो नया खुलासा पेश आया हुआ है और सीएजी की रिपोर्ट भी है, सीएजी की रिपोर्ट तो थोड़ी सी पुरानी जरूर है, लेकिन जिस तरीके से आज दोबारा ये देखने को मिला कि आंसू गैस के गोले दागने थे, न तो मशीन चली और ना ही बंदूक चली। कैसे देखें उत्तर प्रदेश की उत्तम पुलिस को हम, जिनके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं? गौर साहब, अगर आपको याद हो कि जिस समय पिछला इलेक्शन यूपी में जब हुआ और योगी सरकार यहाँ पे आई तो उन्होंने बहुत कस के दावा किया कि उत्तर प्रदेश के, उनका तो इलेक्शन का चुनाव का मुद्दा यही था कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी है। लेकिन अब की तो देखा जा रहा है कि पिछले 3-4 वर्ष में इसने तो सारे रिकॉर्ड पार कर दिए। आए दिन जब आपके खुद के नेता जब आप सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आप दूसरे को क्या सुरक्षित महसूस कराने के लिए क्या कर पाएंगे। यहाँ पे रही पुलिस की बात साहब, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आपको देख के मतलब मुझे हंसी आती है। मुझे पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे पुलिस इतनी हेल्पलेस क्यों दिखाई देती है। आधे से ज्यादा वाहनों पर तो अब वहां पे कमल का फूल लग चुका है तो सब डरने लगे हैं। जिसके गाड़ी पर देखिए वहां कमल का फूल खिला हुआ है। तो साहब पुलिस वालों की भी मजबूरी समझता हूँ, कब उनके ऊपर कहां से गाज गिरे। तो पुलिस वाले सबसे अच्छा है कि भाई वो दिखाई नहीं दे पाते कहीं पे। और ऐसे भी अगर आपको पता हो यूपी में सबसे कम पुलिस का नंबर है, यहाँ पे सबसे कम जो पुलिस में जो सेवा में है वो सबसे कम लोग हैं यहाँ पे। और इसको लेके कितनी बार यहाँ पे जब चयन और ये सब चला, लेकिन उस प्रक्रिया को हर बार किसी न किसी बहाने रोका जाता रहा और इसको लेके अभी तक योगी सरकार ने भी कुछ नहीं किया। तो ये बहुत एक अहम मुद्दा है। और अभी देखिए उत्तर प्रदेश की हालत, अब तो आपने देख लिया, आप सीएजी रिपोर्ट देख चुके हैं, बार बार लोग कहते रहे, अब यहाँ पे अपहरण हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कुलदीप सेंगर का केस आपके सामने हो गया, वो भाई यहाँ पे तो अब मामला आप खुद देख सकते हैं कि उतना बड़ा रेप कांड, पूरा रेप विक्टिम के पूरा फैमिली साफ हो चुका है साहब। अब क्या बताया जाए, हर तरफ से आप देख सकते हैं। तो गौहर साहब, अब मुझे मैं एक से छोटा सा सवाल, अभी बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आए, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि कहां गए वो चुनावी मुद्दे, जो मेन लॉ एंड ऑर्डर जो मुद्दा हुआ करता था वो कहां गया। अब उसको लेके क्यों बातचीत नहीं होती। बातचीत सिर्फ अब हो गई है कि हर एक साध्वी, हर एक धार्मिक जो नेता है वो अब सिर्फ बताते हैं कि कहां कहां पाकिस्तान बना हुआ है, कहां कहां हिंदुस्तान बना हुआ है, कहां कहां क्या। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हो रही। सिर्फ धर्म को लेके, काउ स्लॉटर को लेके, गौ रक्षा को लेके, मानव रक्षा की कोई बात नहीं। मानव रक्षा की कोई बात नहीं है। शुभांकर भट्टाचार्य जी का मानना है बड़े दावे तो थे, लेकिन जमीनी हकाइक जो है वो ये है कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन पर अभी भी काम नहीं हुआ है। गौतम राणे साहब, उत्तर प्रदेश जब से चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में नई सरकार आई तो बड़ी जिम्मेदारी पुलिस को दी गई। कहा गया कि जो आउटलॉज है, जो कानून को नहीं मानते हैं, या तो वो कानून को माने और उत्तर प्रदेश में रहे या बाहर जाए। सीधी सी बात ही, पुलिस को फ्री हैंड दिया गया इनकाउंटर्स करने के लिए और बहुत से लोग मारे भी गए, बहुत से लोग पकड़े भी गए और ठाई ठाई की आवाजें भी आई। लेकिन जब मैं रिकॉर्ड को खंगालता हूं तो यह आज की परेशानी नहीं है, परेशानी पुरानी है जो कंटिन्यूसली चल रही है। क्या मैं मानूं कि उन परेशानियों की ओर देख नहीं कोई रहा है या सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है? इस फाग से अगर कंपेयर करना है तो पहले कंपेयर किया जाए कि दोनों गवर्नमेंट की जो स्थिति है आज और तब में क्या अंतर है। जहां तक क्राइम के आधार पे देखा जाए, 2017 में जब 19 मार्च को या 19 मार्च को जब यहाँ शपथ हुआ तो शपथ से पहले उत्तर प्रदेश क्राइम में 14वें नंबर पे था। और निश्चित तौर पे आज भाजपा के नेतृत्व में पूरा प्रदेश विकास कर रहा है और विकास के मार्ग पे इतना आगे बढ़े हैं कि जो अपराध में 14वें नंबर पे कभी उत्तर प्रदेश हुआ करता था,
आज नंबर 1 पे अपराध में है पूरे देश में। ये शायद एनसीआरबी की रिपोर्ट आपको बता रहे होंगे। कितना अजीब लगता है जब कोई संवैधानिक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पे शपथ लेकर के बैठा हो और जिसने ये शपथ लिया हो कि मैं मुख्यमंत्री के ऑफिस को पूरी तरह से ईमानदारी से भय या पक्षपात के बिना, अनुराग या द्वेष के बिना काम करूंगा। और आज हो क्या रहा है, भय और पक्षपात का आलम यह है कि जो पुलिस का आलम है, पुलिस और जो इनका कच्चा बनियान गिरोह है, वो दोनों में ही द्वंद्व हो रहा है। और मेरे ख्याल से कच्चा बनियान गिरोह के द्वंद्व की वजह से ही सुबोध कुमार सिंह की हत्या हुई थी। आप ये बेहतर जानते हैं। अगर ये माना जाए कि चलिए कुछ सिरफिरे लोग थे, हत्या कर दिए, तो जब उसको जमानत मिलती है, जमानत से आने के बाद जिस तरह से आओ भगत किया जाता है, जिस तरह से उसका महिमा मंडित किया जाता है, इससे स्पष्ट होता है या तो उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती नहीं कि जो वास्तविक अपराधी हैं उन पे लगाम लगे, या निश्चित तौर पे जो वास्तविक अपराधी है फिर उनको संरक्षण मिला हुआ है। ये स्पष्ट तरीका होता है। तो ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऑफिस की ओथ लिया है, उसके साथ पूरा का पूरा धोखा है। आप उदाहरण उठा करके देख लीजिए कितना अजीब सी स्थिति होती है। अभी यही कमलेश तिवारी की हत्या हो गई और ये बताया गया डीजीपी के द्वारा, ये डीजीपी, मैं 30 सेकंड में पूरा कर दिया गया कि डीजीपी के द्वारा ये स्टेटमेंट जारी किया गया कि सूरत से पकड़ लिए गए लोग। अब आप कल्पना करिए, मुझे लगता है कि जो अपराधी थे, शायद डीजीपी महोदय जी ने अपना हेलीकॉप्टर दिया होगा उनको सूरत भागने के लिए, तभी तो इतनी जल्दी पकड़ गए, या कोई पुष्पक विमान आ गया होगा, और नहीं तो उत्तर प्रदेश में अलादीन का चिराग है, उसको रगड़ा और उनकी कालीन आ गई, उड़ा के लेके गया। जब भी कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ, खासतौर से डीजीपी के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति राजनीतिक स्टेटमेंट देगा तो निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था ध्वस्त होगी, और इस बात का किसी भी कीमत पे पूरा प्रदेश समर्थन नहीं करता। अभी तो आपने सारे बंदूक जो है वो योगी सरकार पर तानी है, लेकिन थोड़ा सा जरा अपनी पिछले वाली हुकूमत पर भी बात करें। जब आप भी सरकार में हुआ करते थे, किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोग भी सत्ता के अंदर थे, तो उस वक्त का रिपोर्ट भी जो है, जो स्टाफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश की पुलिस थी, वो तो सपा सरकार ने भी कभी पूरी की नहीं, और ना ही उनको मॉडर्नाइजेशन के लिए वो सारे गैजेट्स और इक्विपमेंट्स दिए जो आज योगी सरकार नहीं दे पा रही है। उस वक्त भी तो यही हाल है। नहीं, इस्फाक जी, इस बात को समझिए कि 2017 से पहले, अभी हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, लेकिन उसके पार्ट थे। 2017 में से पहले, मार्च से पहले जो गवर्नमेंट थी वो जातिवादी गवर्नमेंट थी, भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट थी, डकैतों की गवर्नमेंट थी, गुंडों की गवर्नमेंट थी। इसलिए अपराध 14वें नंबर पे था उत्तर प्रदेश। और आज हरिश्चंद्र की गवर्नमेंट है, एकदम सात्विक लोगों की गवर्नमेंट है, ईमानदार लोगों की गवर्नमेंट है। इसलिए तो अपराध नंबर 1 किया गया ना। मेरा सवाल था कि इक्विपमेंट वाइज और गैजेट वाइज जो देना चाहिए था पुलिस को, वो तो तब भी नहीं दिया, क्योंकि 2014 के बाद, 2013 के बाद कभी मॉडर्नाइजेशन पर काम ही नहीं हुआ पुलिस के उत्तर प्रदेश की। इस्पाक जी, आप उस बात को देखिए, 2017 के बाद जो टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ है, उस टेक्नोलॉजी पे क्या काम किया गया, इस गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी पे काम किया। उसके पहले आप जानते थे कौन सी गन मशीनें मिलती थी। आजकल पुलिस वालों के पास AK-47 भी मिल रहे हैं, AK-56 भी मिल रहे हैं। उस समय ये नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी ये की जा रही। तो निश्चित तौर पे जो ये दावे ये गवर्नमेंट कर रहे हैं, इसीलिए तो कहा गया ना कि जब ये इसके मॉडर्नाइजेशन पे निकम्मी गवर्नमेंट तो अब तो चली गई ना, अब तो बेहतर गवर्नमेंट आ गई है। तो जब बेहतर गवर्नमेंट आ रही तो क्यों नहीं इसको कर रही है? 2.5 साल का समय हो गया है, 2.5 साल में आपने क्या परिवर्तन किया? आप केवल लंबी लंबी बात ही करेंगे क्या? राणे साहब तो थोड़ा सा बड़ा बच के निकलना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट है, 48% ऑफ पुलिस फोर्स यूज नॉट 303 राइफल्स।
ये वो राइफल्स हैं जिन्हें डिक्लेयर किया गया एब्सोल्यूट मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स ने आज से 20 साल पहले यूनियन होम मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया कि 303 राइफल जो है वो नहीं चलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 48% पुलिस एहलकारों के हाथ में वही एब्सोल्यूट राइफल है। कैसे आप आगे बढ़ेंगे? हेलो जी मुझसे पूछा गया? जी। हाँ, मैं एक बात सबसे पहले गौर साहब ये बात कहूंगा कि 303 और अभी भी .22 ये लेके मतलब पुलिस वालों के साथ तो खैर जो यहाँ पे जो सुलूक जो हो रहा है वो तो खैर हो ही रहा है, ऊपर से इतना ज्यादा राजनीतिक प्रेशर, और ये पता नहीं क्यों ये उत्तर प्रदेश की एक अपनी क्वालिटी में ये धीमे धीमे वो होता चला जा रहा है। और योगी जी जब आए उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि पुलिस सप्ताह जब हुआ था तो उन्होंने कहा था कि एक अलग से बजट होगा पुलिस को, इसको सुरक्षा और उन लोगों को डेवलप करने के लिए, उनकी गिनती बढ़ाने के लिए जो नए इंटेक्स थे उसको ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। लेकिन वो सारे के सारे तो धरे ही रह गए। पिछला वाला भी एग्जाम जो हुआ उसको भी निरस्त कर दिया गया, वो भी नहीं आया। वो कोर्ट की तरफ से भी जब ऑर्डर हुआ उसके ऊपर स्टे ले लिया गया, वो भी अभी तक नहीं पारित हो रहा है। उसके बाद जो लगे हुए हैं सबसे ज्यादा वीवीआईपी पर लगने वाले इस समय जो सुरक्षा जो प्राप्त है वो सबसे ज्यादा इस सरकार में है। आप कोई एक छोटा से छोटा चौराहा, कोई भी बड़े से बड़े उस पर से आप वाराणसी में हालात देख लीजिए, जबकि वहां पे अच्छे तरीके से पता है कि ज्ञानवापी और वहां पे बीच में इतनी ज्यादा आए दिन कुछ ना कुछ मामला वहां पे जरा से जरा सी बातों पे मामला सीरियस हो जाता है। लेकिन अब की बात देखा जा रहा है वहां से 10 या 5 कांस्टेबल से बाहर बैठे रहते हैं। एक टाइम होता था कि जब वहां पे प्लाटून्स बैठे रहते थे, वो भी हटा दिया गया है। तो अब धीमे धीमे हम किस बात की हम लोग तैयारी कर रहे हैं? जब यहाँ पे कोई घटना घटेगी तब ये उंगली करेंगे, अरे पिछले सरकारों ने। सर पिछले सरकारें जा चुकी हैं। अब देश में केंद्र में आपको मेजॉरिटी है, स्टेट में आपको पूरा मेजॉरिटी है। यहाँ पे ममता दीदी नहीं है, यहाँ पे और कोई सोनिया जी और राहुल जी, अब ये किसी को ये वहां पे ब्लेम नहीं कर सकते। इसके ऊपर किसको ब्लेम करेंगे? यहाँ अब ये बात छोड़ दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अगर देख लें, जो आप जनरल पुलिस, आप ट्रैफिक की हालत देख लीजिए। ट्रैफिक इतनी खराब स्थिति में है इस समय, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। यहाँ पे एक से एक जगह पे आप एक निर्धारित तरीके से कोई पॉलिसी मेकिंग वो नहीं है। आपने बजट, आप सेंट्रल बजट में मुझे बताइए कि पुलिस को एक बात आई थी बीच में कि पुलिस को भी ई गवर्नेंस के साथ जोड़ा जाए, उसके ऊपर क्या हुआ? देयर इज नथिंग। आप मुझे बजट बता दीजिए आर्म फोर्सेस की बजट के ऊपर, वॉज देयर एनीथिंग फॉर आर्म फोर्सेस बजट? या हम लोगों ने बताया कि पुलिस वालों के जो स्वास्थ्य के लिए जो बार बार प्रपोजल्स रखे जाते थे, क्या वेट कर रहे हैं? क्योंकि वहां से कोई आंदोलन नहीं होता, वहां हड़ताल नहीं होती। तो कहीं ना कहीं मुझे तो पुलिस कर्मियों के साथ मेरी सहानुभूति भी है। उसके बावजूद उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर। आप साथ तो दीजिए, उनको खुला तो छोड़िए, आप उनको लॉ को अपना रिजीम तो लेने दीजिए। गौर साहब, अगर इस तरीके से हम लोग चलेंगे, हम सिर्फ उंगली उठाते रहेंगे। मैं तो अपने स्टेट को भी लेके मैं कभी इस बात को, मैं खुद ही आपके चैनल पर भी बातचीत हुई जहां मैंने कहा कि हाँ, पुलिस को और ज्यादा डेवलप करके और ज्यादा आगे बढ़ के और पॉलिटिकल स्थिति से बाहर हट के निकलना पड़ेगा। चलिए, लेकिन ये नहीं होता है साहब, ये नहीं होता है। और जो लोग इसके ऊपर सबसे ज्यादा उंगलियां उठाते थे पिछली सरकारों के ऊपर, इस सरकार में कुछ तो मिसाल पेश करिए, कुछ तो मिसाल दिखाइए आप अपना। कुछ तो मिसाल दिखाएंगे। राम बाबू द्विवेदी जी ने भी, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है, और वेद भूषण शर्मा साहब जो हैं फॉर्मर एसीपी दिल्ली, उन्होंने भी हमारे साथ ज्वाइन किया। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सीधे सबसे पहले राम बाबू द्विवेदी जी आपके पास आऊँगा। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स अपनी जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के हवाले से नारे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन जब मैं पुलिस प्रशासन को देखता हूं, जो देश की सबसे बड़ी पुलिस पलटन है हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो 12वें नंबर की आज चली गई है, क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास गैजेट्स नहीं है, उनके पास वो सारी सुविधाएं नहीं है, ताकि जो काम आपने सौंपा था, सरकार ने उन्हें सौंपा था कि उत्तर प्रदेश क्राइम फ्री हो जाए, वो हो नहीं पा रहा है। क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट भी आपके सामने, जिस पर हमने कल भी चर्चा की थी। आपका इस पर पहला रिएक्शन? अभी मैं सुन रहा था भट्टाचार्य जी को, भट्टाचार्य जी बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे थे, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि जिस तरीके से बंगाल में नरसंहार हो रहा है लगातार,
उस पर एक भी ज्ञान नहीं बांट रहे थे। लगातार उत्तर प्रदेश की वो चर्चा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जैसे कह रहे वर्तमान में हाँ सुन लीजिए इस समय 2016 में जो भ्रष्टाचार और हत्याओं की जो संख्या थी उसकी आधी संख्या भी नहीं है इस सरकार में। इस सरकार में निरंतर तो आप उसका कंपटीशन ले रहे हो, उसके बराबर लाके छोड़ेंगे क्या? यहाँ पर उसको पार करने की उम्मीद से हैं। आपका रेस किस चीज से है? आपकी रेस, हमारी बात को सुन लीजिए। आप अभी आप जो अभी आप बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार, मैं बता रहा हूं प्रत्येक जिले में एक सीनियर आईपीएस नियुक्त किया गया है जो कि अतिरिक्त गुप्त रूप से वहां की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में शासन को प्रत्येक जानकारियां देता है। जो डीआईजी स्तर, आईजी स्तर, रामबाबू द्विवेदी जी, एक मिनट रामबाबू द्विवेदी जी, कमलेश तिवारी के हत्यारे पकड़े जा चुके हैं। कमलेश तिवारी के हत्यारे पकड़े जा चुके हैं और स्वतः माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकरण को संज्ञान में ले। द्विवेदी जी, मैं कोई सियासी चर्चा आज नहीं करना चाहता हूं। मैं बेसिकली ग्राउंड रियलिटीज आपके सामने रखूंगा। आप इसको देख लीजिए किस हद तक ये सही है। आपको लगेगा सही है, एक्सेप्ट कीजिए, लगेगा नहीं है, रेस्पॉन्ड कीजिए। हम आपको बताएंगे आंकड़े हमने लाए कहां से। 2016 को छोड़ ही दीजिए, 2018 की बात कीजिए। संभल के एसपी साहब का मामला आपके सामने है, ठाई की वीडियो आज भी चल रही है। अब जब आप उस खबर के अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर हुआ क्या था, एक फिल्म बनाने की कोशिश की गई थी, सवाल पुलिस पर उठा था, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। लेकिन आज जब एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, उस ट्रेनिंग सेशन के अंदर आंसू गैस का गोला दागना था। हथियार जो दिया गया पुलिस के हाथ में वो चला ही नहीं है। बड़े अधिकारी भी इसको देखते रहे। और ये पहला मौका नहीं है, इसी प्रदेश के अंदर 3 साल के अंदर तीसरा इंसिडेंट है। सवाल इसलिए मैं पूछ रहा था कि सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ी पुलिस है, सबसे पीछे क्यों है? जवाब तो सत्ताधारी को ही देना पड़ेगा ना, पॉलिटिक्स को छोड़कर, कि मॉडर्नाइजेशन पर हम काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ हो तो आप बताइए। योगी जी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ है और मोदी जी की सरकार में हम सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में एक भी दंगा नहीं हुआ। आप बताइए। द्विवेदी साहब, मैंने कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछा। मैंने कहा सीएजी की रिपोर्ट है और यह आपकी सरकार ने दी है। सीएजी की रिपोर्ट 18 पन्नों की रिपोर्ट है। उसमें सबसे पहले जो लिखा गया है कि आज भी 47% जो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है .303 राइफल्स को इस्तेमाल कर रही है, जिसको केंद्र सरकार ने आज से 20 साल पहले बंद किया है। तो आप किनकी जान के साथ खेल रहे हैं? पुलिस वाले की जान के साथ या सिविल आदमी की जान के साथ? यह सवाल है मेरा कि मॉडर्नाइजेशन क्यों नहीं हो पा रही है। निरंतर सरकार का प्रयास जारी है कि अच्छी से अच्छी सुविधाएं मुहैया हो, अच्छे से अच्छे हथियार शस्त्र मुहैया कराए जाएं। सरकार इस ओर लगातार प्रयासरत है और तमाम चीजें जो है परिवर्तन हुई है। मैं तमाम चीजें देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का भी आप लोग देखिए कि उसने जो आंकड़े अपने जारी किए हैं उसको भी आप लोग देखिए कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अपराध कम हुआ है, किस तरीके से भ्रष्टाचार कम हुआ है। कहां पर कम हुआ? नंबर 1 पे आ गया है। चलिए मैं आप तीनों मेहमान के पास आऊंगा। शर्मा जी भी हमारे साथ की रिपोर्ट उठाइए ना, आप 2017 की रिपोर्ट उठाइए ना। बलात्कार की घटनाएं कुछ कम हो रही थी तो माननीय लोग लग गए। अरे कल ही तो रिपोर्ट आई है सर। राम बाबू द्विवेदी जी, कल ही रिपोर्ट आई और क्राइम अगेंस्ट वुमेन में सबसे ज्यादा इंसिडेंट उत्तर प्रदेश में आए हैं। उसके बाद बंगाल भी आया जहां से भट्टाचार्य जी रेस्पॉन्ड कर रहे थे पिछले दिनों की। बताइए कौन सा क्राइम हुआ है, वहां पर भी रिपोर्ट आया, दूसरे नंबर पर वो भी है। मैं आज इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं जरा मुद्दे पर आता हूँ कि पुलिस को मॉडर्नाइज क्यों नहीं किया जा रहा है। शर्मा जी, आप पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, पुलिस की व्यवस्था को देखते हैं। दिल्ली के अंदर आपने सर्व किया है और एज ए आईपीएस ऑफिसर के उत्तर प्रदेश जितना बड़ा
बड़ी स्टेट है, जितनी बड़ी पुलिस है, क्या सही में हम मॉडर्नाइजेशन पर उतना काम कर पा रहे हैं जो प्रायोरिटी वाइज होनी चाहिए थी? अगर होती तो शायद आज 303 राइफल हमारे जवान के हाथ में नहीं होती। क्या ये सही नहीं है इस बात के लिए मानना कि हमारी पॉलिसी में कहीं ना कहीं फेलियर है? पॉलिटिकल प्रेशर्स के तहत हम हमेशा काम करते हैं और आम लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। देखिए, ये जो एनसीआरबी का जो डाटा है, आप इसके ऊपर ना जाएं, बल्कि इसके पीछे और जो दूसरे कारण हैं उनको आप ध्यान से सुने। इसके पीछे आर्थिक और सामाजिक कारण भी हैं जो इन क्राइम के डाटा को बढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं जी। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश, जहाँ जैसा आप ही बता रहे थे गौर साहब के, इतना बड़ा स्टेट है, इसके बाइफर्केशन की डिमांड टाइम टू टाइम उठती रही है, जिसके प्रॉपर तरीके से इसमें पुलिस का प्रशासन बढ़िया तरीके से इसमें इफेक्टिव तरीके से काम कर सके, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है। जैसा आपके पहले प्रवक्ताओं ने बताया कि पैसे की कमी है, वहाँ इक्विपमेंट की कमी है, मॉडर्नाइजेशन हो नहीं पा रहा है। इसके पीछे आर्थिक कारण है, स्टेट के जो आर्थिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो चरमरा गया है दूसरे कारणों से। तो इसलिए केवल एक लाइन में केवल एनसीआरबी के डाटा पर बहस करना ये कोई राजनीतिक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक बहुत सीरियस सब्जेक्ट है। मैं आज एनसीआरबी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मेरा मुद्दा आज है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम बढ़ा है, जैसे भी बढ़ा है, बड़ी स्टेट है, तो क्या बड़ी स्टेट की पुलिस को बड़ा करने के लिए हमारी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल लोग क्या सामने आ रहे हैं, या सिर्फ सियासी रोटियां सेक रहे हैं, चाहे वो पुरानी सरकार हो या इस सरकार में हो? क्योंकि खुद कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इस बात को माना गया है कि स्टाफ स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए पुलिस की उत्तर प्रदेश के अंदर वो तो 50% ही है, इसलिए कहीं ना कहीं क्राइम भी बढ़ेंगे, इस बात की ओर मैं मानूंगा। लेकिन जो इक्विपमेंट वाइज हमने हथियार देने थे, इंफ्रास्ट्रक्चर देना था, वो तो हम दिल्ली से भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों के तहत दे रहे हैं हर एक स्टेट को, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो पा रहा है, जो एक बड़ा कंसर्न है आज? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, एक बड़ा स्टेट है, उसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी नहीं पहुंच पाई है। दिल्ली से यदि आप कंपेयर करेंगे या दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज से कंपेयर करेंगे तो उसकी कंपैरिजन में यूपी में कहीं भी नहीं है। जो एक स्टैंडर्ड है कितने पुलिस होने चाहिए, वो एवरेज निकाला जाता है, 1 लाख के ऊपर 220 पुलिस वाले होने चाहिए। अब यूपी की स्टेज बहुत ही ज़्यादा खराब है, वहाँ क्यों प्रॉपर टाइम पे वहाँ भर्ती नहीं हो पा रही, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। जैसा आपने दिखाया कि वहाँ पर फायरिंग हो रही थी, ट्रेनिंग कराई जा रही थी, वहाँ पर उनका गन नहीं चल पाई, तो उसके पीछे यही रीज़न है कि वो प्रॉपर टाइम से उसकी सर्विस नहीं हो पा रही है, या उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग का उसके अंदर अभाव है। इसके लिए कोई राजनीतिक जिम्मेदार कि पहली गवर्नमेंट या बीजेपी की गवर्नमेंट या और कोई दूसरी गवर्नमेंट कम जिम्मेदार हैं। इसमें पुलिस प्रशासन को एक सपोर्ट देने की जरूरत है, एक न्याय देने की जरूरत है, एक गाइडलाइंस देने की जरूरत है, जिस बिना पर पुलिस अपना काम करती रहे। और इस तरह से जैसे अभी आपके पहले बहस चल रही थी, कितना बढ़िया एग्जाम्पल है कमलेश तिवारी जी का, जैसा और प्रवक्ताओं ने बताया, इतना बढ़िया पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसी यूपी पुलिस ने करके दिखाया है। क्यों नहीं आप इसको प्रोजेक्ट करते कि ठीक है, जहां एक तरफ बहुत सारे फेलियर्स आप पुलिस के दिखाए जा रहे हैं, जहां पुलिस ने अच्छे काम किए हैं, जहां पुलिस ने अच्छे केस वर्कआउट किए हैं, या ऐसी स्थितियों को सामना किया है जहां पर वो नॉर्मल हालात में काम नहीं कर सकते थे, उस अच्छे काम को भी प्रोजेक्ट करने की जरूरत है। ये इस तरह की चीजें वाला जो केस है, अच्छे काम को प्रोजेक्ट करना चाहिए। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा था ना आज, क्योंकि सवाल मैं इसलिए उठा रहा था, बड़े प्रदेश के अंदर पुलिस भी बड़ी है और बड़ी पुलिस को भी हमने इक्विपमेंट वाइज बड़ा करना पड़ेगा। तो ये मैंने नहीं करना, ये स्टेट का फेलियर है। तो स्टेट की तो हमने कहीं ना कहीं जगाना है ना उनको कि भैया आप लोग जरा इसकी ओर देखिए, क्योंकि इक्विपमेंट वाइज हम काफी पीछे हैं। अगर ये पहला इंसिडेंट होता तो शायद यह सुर्खी नहीं बनता। 3 साल में चौथा इंसिडेंट है जब पुलिस प्रशासन के लोगों के सामने गन नहीं चल पा रही है, इसलिए हमने आज ये मुद्दा उठाया था। आपके पास आऊंगा गौतम राणे साहब, कह रहे हैं कि एक उत्तम पीस जो था जो पुलिसिंग का, वो उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर उसको कंपेयर मेट्रोपॉलिटन सिटीज के पुलिस के साथ करें तो काफी पीछे है, लेकिन उसके बावजूद भी काम बढ़ा किया। आपने तो काम पे ही सवाल खड़े कर दिए उत्तर प्रदेश के। अब स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि पुलिस का जो चरित्र दिख रहा है वो सरकारी आतंकवाद का रूप धारण कर चुका है। हर थाने में फर्जी मुठभेड़ तो हो ही रहे हैं,
जिस पे हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार प्रश्न उठा रहा है, कई बार कह चुका और ये कह चुका कि हम तो तंग आ गए हैं, ये उत्तर प्रदेश की सरकार है या जंगल राज चल रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। और हमारे वेदभूषण शर्मा जी कह रहे हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट पे न जाइए। अरे साहब, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट भी आती है, वो जो लोग अपनी आवाज नहीं बुलंद कर पा रहे हैं अपने ऊपर हो रही पीड़ा का, न्याय और अत्याचार का, उनकी तो दबी रहती है। जो मुद्दे उठ के आते हैं सामने, वो बड़ी मुश्किल से एनसीआरबी उठाता है। और इसके बाद आप कह रहे हैं कि कुछ सामाजिक जो ढांचा है वो भी उसके लिए जिम्मेदार है। तो दावा तो उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों ये कर रही है कि हमने जात धर्म सब खत्म कर दिया, जो विभेद थे खत्म कर दिया। जब विभेद ही खत्म हो गए, सामाजिक कोई ऊंच नीच की भावना रही नहीं गई, तो फिर सामाजिक सरोकार कहां से आ गया। प्रश्न ये उठता है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो काम इसलिए नहीं कर पा रही है कि पुलिस बनाम कच्चा बनियान गिरोह हो गया है, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कच्चा बनियान गिरोह की बात माने या सरकार की बात माने। अब आप ये समझिए, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये लहजा हो, ये कहे इतना समझा है कि ग्रोह की है। और अरे जब हमारी साहब जी पुलिस जब पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रही है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी बात करें। एक बार हम एक बात नहीं, जब इससे पूर्व की जो सरकारें थी उसमें जनता का मुकदमा ही नहीं लिखा जाता था। जो भी पीड़ित थे वो थाने के दरवाजे तक नहीं पहुंच रहे थे। आपके यहाँ बलात्कार की घटनाएं तब लिखी जाती है जब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है। कमाल है, आपके यहाँ बलात्कार की घटनाएं तब लिखी जाती है जब कोर्ट इंटरफेयर करता है, चाहे वो शाहजहांपुर का मामला हो, चाहे वो शाहजहांपुर का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, बलात्कार की घटनाएं उस समय लिखी जाती है। ठीक है, गौतम राणे साहब और द्विवेदी जी, गौतम राणे और द्विवेदी जी में भ्रष्टाचार, अपराध, हत्याओं का बोलबाला था। द्विवेदी जी हत्यारे थे, तमाम जगह पर दंगा हो रहे थे, पूरा मुजफ्फरनगर जल गया अखिलेश राज में, और उनके सहयोगी बैठ के यहाँ पर चड्डी बनियान की बात कर रहे हैं। पहले अपना चरित्र देखे, जरा मुद्दे पे पॉलिटिकल बात तो होती रहेगी, पॉलिटिकल बात तो होती है। मैं आता हूँ आपके पास, एक मिनट राणे साहब। पॉलिटिकल बात की क्या बात कर रहे हैं? राणे साहब आऊंगा आपके पास, था इनकी सरकार में। एक मिनट राणे साहब, मैं आऊंगा आपके पास। द्विवेदी साहब, शमशान बन रहा है, एक मिनट द्विवेदी साहब, उस समय जल रहा। मैं आपकी तवज्जो ना सीएजी रिपोर्ट पर ही दिलाऊंगा, जो सरकार ने रिलीज की है, न बीजेपी ने की, न पीडीपी ने की, गवर्नमेंट ने रिलीज की है, और ये एथेंटिक डॉक्यूमेंट है। अगर उस एथेंटिक डॉक्यूमेंट में इस बात को माना जाए कि पुलिसिंग के लिए जो पुलिस स्टेशन होने चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें भी कमी है। जैसे हमारे पास जो पुलिस स्टेशन होने चाहिए तकरीबन 3000 के आसपास जरूरत है। ये पिछले साल का सर्वे जब आपकी तरफ से रिपोर्ट आई थी, सरकार ने रिपोर्ट की थी, तो तकरीबन 3000 के आसपास पुलिस स्टेशन होने चाहिए। हमारे पास है कितने उत्तर प्रदेश के अंदर? 1460। ये जो डिफरेंस इतना ज्यादा है, ये तो केंद्र ने नहीं करना था, योगी सरकार ने बैठ के मंथन करना था कि कहां पर हमने पुलिस चौकी बनानी है, बना दीजिए, ताकि एक नई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी और काम भी सीधे होगा। इसमें कौन सी चिंता है, इसमें क्या परेशानी है करने में? जी द्विवेदी साहब। जो जमीनें नहीं उपलब्ध थी थानों को, वहां पर जमीनें भी उपलब्ध कराई जा रही है, और धीरे धीरे होगा। चीजें एकदम से नहीं 3000 बन सकते हैं। आप किसी भी रोड पे निकल जाइए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, आप देखिए रोडवेज के पदअड्डे कितने बेहतरीन सुसज्जित हर जगह बने हैं। जो जहाँ पर पुलिस स्टेशन है, आप उनका देखिए। आप आइए उत्तर प्रदेश में, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश में। पहले के आप थाने देखिए, पहले के आप थाने देखिए, और इस समय के आप देखिए हर थाने में आपको साफ सफाई, आप जाएंगे तो आपको बैठने की मैं तो थानों में सवाल ही नहीं उठा रहा हूँ। परिवर्तन
मैंने न पुलिस पे सवाल उठाया न थानों पे सवाल उठाया, मैंने पॉलिसी पर सवाल उठाया है। द्विवेदी साहब मेरे सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने सवाल उठाया पॉलिसी पर। योगी सरकार या किसी भी सरकार के हाथ किसने बांधे पुलिस स्टेशन को खोलने के लिए? आप खुद अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि 3000 से ज्यादा की जरूरत है और 1460 आपके पास है। ये जो डिफरेंस है यही तो कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ाने की मदद दे रहा है। यही ना कहीं ये एक बड़ी वजह है कि पुलिस पब्लिक कांटेक्ट आपका कम हो रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको इस बात कि जहाँ पर जमीनें नहीं वहाँ पर जमीनें परचेज की गई है लगातार। अभी मैंने बताया था कि हर जिले में ये ऑडियो जरा क्लियर कीजिए, दोबारा इन दोनों के पास आए। मैं गौतम राणे साहब माफी के साथ थोड़ा जब तक ये ठीक होता है दोबारा आपके पास आऊंगा। शुभांकर भट्टाचार्य साहब आपके पास भी आऊंगा और वेदभूषण शर्मा जी आपके पास भी आऊंगा। सबसे पहले शर्मा जी आपके पास आऊंगा, चूंकि आप पुलिसिंग को डायरेक्टली डील कर चुके हैं। जब सरकार ये माने कि हमारे थाने है ही नहीं और थाने कम है और होने चाहिए, और ये आज की रिपोर्ट नहीं है, 4 साल से लटकी पड़ी रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट को जब मैं और खंगालता हूं तो पता लग रहा है केंद्र ने पैसे भी दिए लेकिन फिर भी वो प्रॉपर्ली यूज नहीं हुए, कहीं लेफ्ट राइट जैसे हर स्टेट में होता है वहां पर भी हुआ है। तो ये जो एक बेसिक फैक्टर है, बेसिक पॉइंट है हमारा पुलिसिंग का, अगर ये भी सही तरीके से नहीं चलेगा तो फिर उत्तम प्रदेश कैसे बनेगा? क्राइम फ्री स्टेट कैसे हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इसको? देखिए, जब पुलिसिंग की जाती है उसके अंदर एक पैसे की जरूरत होती है, अर्थव्यवस्था की जरूरत होती है। उसके लिए जो एलोकेशन ऑफ फंड्स हैं वो सेंटर देता है या स्टेट गवर्नमेंट खुद जनरेट करती है, तो इतना पैसा नहीं होता कि उसको प्रॉपर तरीके से उसमें नए थाने खोलने हैं, मॉडर्नाइजेशन करना है, दूसरे उस चीज़ों पर लगाना है। अब सैलरी इतना बड़ा, एक हिंदुस्तान एक गरीब कंट्री के हम लोग राजा हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोग टीवी पर बैठकर करते हैं, परंतु ये बात मानना पड़ेगा कि यहाँ पैसे की तंत्र सिस्टम के अंदर कमी है, जिस वजह से सारी कमियां पूरी नहीं हो पाती। दिल्ली जैसे स्टेट कैपिटल जैसी जगह में भी आज भी इतनी पॉलिसिंग के अंदर कमी है, जरूरत है, मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, वो यहाँ भी नहीं पूरी हो पाती। यूपी तो खैर बहुत पिछड़ा हुआ स्टेट है, जहां हम कितना भी क्लेम करते हैं यूपी बहुत आगे है, परंतु उसमें जो पैसे की जरूरत है, जहां पर पुलिस स्टेशन खोलने हैं, नई भर्ती करनी है, ट्रेनिंग देना है, जब उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो कैसे करेंगे? कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि वो उसके नए थाने ना खोलें या पुलिसिंग डेवलप ना हो। तमाम स्टेट की मोर और लेस यही पोजीशन है। आप केवल यूपी पर ना जाएं, क्योंकि यूपी जो है सबसे बड़ी जनसंख्या का राज्य है, बहुत बड़ा फैला हुआ एरिया है, इसमें पुलिसिंग करना, रूरल एरिया बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर इतना आसान नहीं है जितना हम टीवी पर बैठकर डिबेट करते हैं। यदि आप ग्राउंड के अंदर जाएं, फील्ड के अंदर जाएं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट बैठकर बात आई थी, कमेंट्स करती है सुप्रीम कोर्ट के इतने ज़्यादा एनकाउंटर्स क्यों हो रहे हैं, यदि आप पुलिसिंग के अंदर आएंगे तो आपको पता लगेगा कि आप खुद कहेंगे कि ऐसे एनकाउंटर्स की जरूरत है, इस तरह के क्राइम इतने ज़्यादा हो गए। अब दिल्ली के अंदर आप देखिए, स्नैचिंग इतनी बुरी तरह हालत हुई कि प्राइम मिनिस्टर की भतीजी की बैग छीन लिया गया। अब जाके पुलिस वालों ने एनकाउंटर किया तो एकदम सारी चीज कंट्रोल में आ गई, किसी के पैर में गोली लगी, किसी कुछ लगा। तो एक पुलिसिंग का तरीका है हर टाइम पुलिस को क्रिटिसाइज करना या पुलिस के अंदर कमी निकालना। मैं तो पुलिस को चाहता हूं कि और मॉडर्नाइज किया जाए और इक्विप किया जाए ताकि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है वो सही डायरेक्शन में चले, क्योंकि एनआरसी की रिपोर्ट और दीगर रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं इसको इमेज को धुंधला कर देती है। भट्टाचार्य साहब, पैसों की बात आ रही है, लगातार ये कहा गया कि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है, क्योंकि केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी, स्टेट के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी। कैग की रिपोर्ट 2017 की जो सामने आई उसमें कहा गया कि साल 2011 से साल 2016 के एंड तक और फिर 17 का भी इसमें दिया गया 31,052 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस को। लेकिन जब खर्चे की बारी आई, क्योंकि वहां पर सारा ब्लैक एंड व्हाइट में निकल जाता है, सैंक्शन वो मिला नहीं, वो सैंक्शन वो नहीं फंड्स रिलीज, लेकिन स्पेंड जो किया वो 22,070 करोड़ ही, बाकी तो सारा वापस ही आया है। इसी तरीके से जो फिर उसके बाद यहां से एलोकेशन भेजी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी, लेकिन एलोकेशन जितनी दी गई थी उसमें अभी 20% भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। हमारे जो शर्मा जी है वो अभी कह रहे थे कि पैसों का मामला है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जब मैं एंगल को देखता हूं तो यहां पर पैसा कम, पॉलिटिक्स ज्यादा नजर आ रही है मुझे। गौहर साहब, मैं आपको बताऊं, मैं पिछले डीजीपी थे यहाँ पे आनंद लाल बनर्जी साहब, हमारे रिश्तेदारी में भी आते हैं और उनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुक भी थे। उस समय भी हम लोग कई बार ये चर्चा करते थे और एक आध बार हम लोगों ने टीवी पर भी सामने सामने चर्चा भी की, जिसमें कुछ चीजें आती थी।
अगर मैं अभी निंदा और इस पर ना जाके अगर इन चीजों को मैं थोड़ा सा क्रिटिकल अगर हम लोग एनालिसिस करें, जब फाइनेंस की बात आती है तो एक होता है एक कंट्रोल सिस्टम। सबसे बड़ी चीज है कि पुलिस में अभी भी डिपार्टमेंटल हिसाब से जो कहते हैं ना कि एक मुझे लगता है कि एक फाइनेंशियल बेटर कंट्रोल का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए पुलिस में, जहां पे कि उनकी खुद की जो अपनी बजटिंग है वो मजबूत होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पा रही है, जो बहुत बड़ी कमी है। वहां पे अच्छे अर्थशास्त्री चाहिए जो कि इसको लगा के, और पिछला जो उनके पास जो जिसको कहते हैं ऑब्सोलीट प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे फेज आउट कर दें और कैसे करके हम नए इक्विपमेंट्स को फेज इन करें, इसके लिए प्रॉपर प्लान चाहिए। और शायद ये यूपी नहीं, मैं अपने भी स्टेट में बंगाल के लिए या जितने भी स्टेट्स हैं उसके लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। दूसरी बात पे आता हूं, अब मुझे छोटी छोटी सी बात बताइए, कुछ वॉलंटरी एसोसिएशंस होते हैं जो कि इसमें फंक्शनल होते हैं, जैसे एसपीओ स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को जो हम लोग देते हैं, लेकिन क्या उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं? उसका इस्तेमाल नहीं होता है। जो जनरल स्टेज पर भी उन लोगों को हम लोग सिविल डिफेंस सिस्टम का एक बहुत अच्छा वो बना रखा है जो कि विदेशों में भी बहुत मजबूत है, लेकिन यहाँ पे उसको हम लोग मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ नाम का बना रह जाता है। इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं था। मैं उन पार्ट्स की बात कर रहा हूं जिसपे कोई खर्चा नहीं। अब हम लोग आते हैं ट्रेनिंग। सर पुलिस लाइन ट्रेनिंग के लिए था, उसके ऊपर हम लोग क्यों सरकारी कार्यक्रम क्यों करते हैं? क्यों वहां पे जाके हम लोग सिर्फ उसको कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल करते हैं? उसपे एक पूरा मतलब एक जैसे हम लोग आर्मी में भी हम लोग इंटरनेशनल सपोर्ट लेते हैं, क्यों हम लोग इंटरनेशनल सपोर्ट लेके हम ट्रेनिंग तो एटलीस्ट मजबूत कर सकते हैं? वो अभी तक नहीं हो पाता है। अब आपके पास खुली छूट है, बजट आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र में आप बैठे हुए हैं, यहाँ प्रदेश में आप बैठे हुए हैं, आप आराम से इसको लेके आगे बढ़ा सकते हैं। एक अच्छी आपके पास नियत और आपको एक दिशा चाहिए। ठीक है द्विवेद साहब, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? द्विवेद साहब क्या द्विवेद साहब, एक छोटा सा सवाल जो आपसे जानना चाहूंगा। केंद्र के अंदर भी आपकी सरकार, राज्य के अंदर भी आपकी सरकार, और जब सीएजी की रिपोर्ट को मैं देखता हूं, इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ कमांडो ट्रेनिंग सेंटर सीटीएस बनाने की बात साल 2011 में लगी, आज साल 2019 है, कंस्ट्रक्शन कैसा चल रहा है आपके सामने है। फिर जो टेलीकम्युनिकेशन वायरलेस वाला सिस्टम है, 2 बार आप केंद्र के अंदर गए, सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर अप्रूवल आपको मिला, लेकिन बाद में जो पैसा जमा करना था स्टेट जमा नहीं कर पाया, लाइसेंस नहीं हुई, लेकिन आपने इक्विपमेंट्स खरीदे, इलीगली चला रहे हैं। मैं नहीं बता रहा हूं, सीएजी की रिपोर्ट बता रही है। आगे जब मैं देखता हूं, जब पुलिस व्हीकल्स की बात आती है, पुलिस की गाड़ी होगी तब वो जाएगी कहीं, उसमें भी ये कहा गया कि 40 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर पुलिस के पास गाड़ी ही नहीं है। तो सवाल तो पूछूंगा ना आज कि कैसे बनेगा उत्तम प्रदेश? देखिए, जो भी जरूरतें हैं जी, प्रथम दृष्टया ये देखा जाता है। आज जैसे मोदी जी ने किसानों की फसलों की एमएसपी को बढ़ाया है, तो जहां पर आवश्यकता की है किसानों की, तो वहां पर अब पैसे का कैसे खर्चा करना, किस तरीके से करना है, जिस हिसाब से पैसा आएगा उसी हिसाब से। लेकिन मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि निरंतर योगी जी महाराज निरंतर कानून व्यवस्था को ठीक करने की लिए प्रयासरत हैं, और जो भी अव्यवस्थाएं हैं उन पर उनकी नजर है, लगातार उनकी नजर है। जो भी अव्यवस्थाएं हैं लगातार उसको देख रहे हैं, और किसी भी सूरत में कोई भी अपराध में नंबर 1 पे कोई भी अपराधी बचने वाला नहीं है। और निश्चित तौर में योगी जी की महाराज की सरकार में एक भी यहाँ दंगा नहीं हुआ और न भविष्य में दंगा होगा। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए कि पुलिस व्यवस्था उत्तर प्रदेश की, क्योंकि कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी हमारे सामने है, और कल जिस तरीके से क्राइम रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी उत्तर प्रदेश का कहां पर नाम है ये सबके सामने। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां यानी लोकल पुलिस इतनी ज़्यादा मजबूत ना हो कि वो क्रिमिनलों का मुकाबला कर सके, वो भीड़ का मुकाबला कर सके, तो सवाल प्रशासन से उठेगा कि आखिर प्रशासन उन्हें वो सारे तंत्र क्यों नहीं दे रहा है, वो सारी चीज़ें क्यों नहीं दे रहा है जिससे वो उठाकर, जिसका वो इस्तेमाल करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। उम्मीद है कि योगी सरकार इन सभी चीज़ों पर ध्यान देगी और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में मदद करेगी, पुलिस की भी। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी।